आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटरफॉल मॉडल, क्योंकि कल आपकी प्रॉब्लम थी कि एक बार करवाया जाए, इसलिए मैं करवा रहा हूँ इसको रिपीटेड। पहले सर करवा चुके हैं तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या क्या कंसिडर करने वाले हैं वाटरफॉल मॉडल में, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके फीचर क्या है, फेज ऑफ वाटरफॉल मॉडल और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फेजेज, देन एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज। नेक्स्ट है कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जो है वाटरफॉल मॉडल की वो 1970 में बनाया गया था। ये आर्टिकल दिया था विस्टन वी रॉयस ने, लेकिन इन्होंने इसका यूज़ नहीं किया वाटरफॉल मॉडल का। इन्होंने सिर्फ एज ए एग्जाम्पल बताया था कि ऐसे फ्लो में चलेगा, नॉन वर्किंग मॉडल है ये। फिर इसके फीचर्स क्या है। फीचर्स में सबसे पहले कि वाटरफॉल मॉडल इजी है। सेकंड है इम्प्लीमेंटेड फॉर एनी साइज ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी साइज़ के प्रोडक्ट के लिए आप आप इसको यूज़ कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए उसके अंदर आने वाली क्या क्या फेजेज़ होंगे पहले से हम डिसाइड कर लें, और उन फेजेज़ में हम क्या क्या करने वाले हैं उनकी एक्टिविटी डिसाइड कर लें, ताकि टाइम ड्यूरेशन है वो कम लगे, कॉस्ट कम लगे और कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो। इसलिए मॉडल्स पढ़ते हैं हम। तो कौन सा मॉडल बेटर रहेगा किस काम को करने के लिए, तो इसलिए हम मॉडल्स को पढ़ते हैं। ये आप रूटीन लाइफ सॉफ्टवेयर के लिए कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम थिंग्स आप दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी वर्क करती है, क्योंकि ये सेम चीज़ें ही दूसरी तरीके की जो प्रोजेक्ट होते हैं उनमें भी इसी तरीके से वर्क होता है मोस्ट ऑफ, कुछ चीज़ें छोड़कर, क्योंकि फील्ड की है तो कुछ चीज़ें चेंजमेंट तो होगा ही। नेक्स्ट है, अच्छा, एवरी स्टेज हैज़ टू बी डन सेपरेटली एट द राइट टाइम। हर एक स्टेज जो है राइट टाइम पे करनी चाहिए। आप जंप नहीं कर सकते नेक्स्ट स्टेज पे, ठीक है ना, एक के बाद एक फेज आएगा, वो हम देखेंगे कौन कौन से फेज आने वाले हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस एज एवरी स्टेज ऑफ ए वाटरफॉल मॉडल अलाउइंग पीपल टू अंडरस्टैंड what has been done. Documentation is produced at every stage of order. हर एक पे जो है स्टेज पे आपको हर एक स्टेज जो पे डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी। डॉक्यूमेंटेशन से मतलब है कि आपको उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी होगी, ये वाला फेज़ क्या काम कर रहा है, ये वाला फेज़ क्या काम कर रहा है, ताकि जो भी कोई भी है उसको समझ सके। नेक्स्ट है टेस्टिंग इज़ डन एवरी स्टेज, और हर एक पे टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग अभी हमने नहीं पढ़ा है, लास्ट यूनिट में टेस्टिंग है। तो टेस्टिंग में क्या है कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको अलग अलग तरीके से हम टेस्ट करते हैं। जो डिफरेंट आपके बीच में जो मॉड्यूल्स बनेंगे या फेज कह सकते हैं हम उनको, तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हम यूज़ करेंगे वो हम लास्ट यूनिट में हमारे में। तो उस वाटरफॉल मॉडल को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले फेज होता है रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है डिज़ाइन, फिर है इम्प्लीमेंटेशन, फिर होगा आपका वेरिफिकेशन, फिर होगा आपका मेंटेनेंस, ठीक है ना। अब इन फेज़ के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, रिक्वायरमेंट्स जैसा नाम है सारी चीज़ें वैसे ही एक्सप्लेन्ड है। रिक्वायरमेंट्स में आप यूज़र से रिक्वायरमेंट लेंगे कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है ना। डिज़ाइन में फिर उसका डिज़ाइनिंग पार्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटी करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में उसको एक्चुअल कोडिंग करेंगे। वेरिफिकेशन में जो किया है वो कितना करेक्ट हुआ है, फिर उसको करेक्ट हो गया, या फिर वेरिफिकेशन में ही टेस्टिंग भी आ जाती है। मेंटेनेंस में क्या है, भाई बना तो दिया आपने, वो ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा ही सही चलता रहे, उसके अंदर गलतियाँ भी होंगी, तो वो टाइम टू टाइम होती है समय के साथ। जैसे साल भर बाद वारंटी होती है ना, साल भर की वारंटी है तो साल भर के लिए आप वारंटी देते हो, गारंटी देते हो, जो भी कोई दिक्कत हो आप हमारे पास मेंटेनेंस के लिए आ सकते हो, इस तरीके से। तो ये फेज़ में सबसे पहला फेज़ है रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला, जो मैंने बताया, रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस फेज़। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सिस्टम हैज़ टू बी अंडरस्टैंड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु इज़ आल्सो कॉल्ड एनालिस्ट। सबसे पहला काम क्या होता है, रिक्वायरमेंट को गैदर करना, और ये काम किसका है, सिस्टम एनालिस्ट का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसको समझ सके उसकी रिक्वायरमेंट को, तो उसमें सिस्टम इंजीनियर एनालिस्ट जो होता है
वो आपकी हेल्प करता है रिक्वायरमेंट को समझने में। जैसा अभी आप पढ़ रहे हो ना सैड वाला तो सब्जेक्ट, सॉरी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सेकंड ईयर आपकी, तो सैड पढ़ा था, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो इसमें ही आपको ये सब चीज़ें कि एनालिस्ट क्या क्या काम करता है, तो रिक्वायरमेंट समझने का काम होता है एनालिस्ट का सॉफ्टवेयर में। यूज़र से रिक्वायरमेंट को अच्छे से प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके किसको बताएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जो कि एक्चुअल में कोडिंग वगैरह या फिर और जो कंप्यूटर पे वर्क करता है। देन नेक्स्ट है ऑल द रिक्वायरमेंट आर देन वेल डॉक्यूमेंटेड, सारी रिक्वायरमेंट वेल डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए फर्दर विद द कस्टमर फॉर द रिव्यू, ताकि वेल डॉक्यूमेंटेड मीन्स आप उसको प्रॉपरली पेपर पे राइटअप फॉर्म में लें, ताकि टाइम टाइम पे आप उसको रिव्यू करा सके यूज़र से कि ये वाला काम हो गया, ये हो गया, तो फिर वो कभी उसका लगा कि कुछ रह गया तो ऐड करा सके कुछ इस तरीके से। लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट पहले ले ली जाती है, बाद में चेंजमेंट वगैरह बहुत बाद में डिस्कस किया जाता है। चेंजमेंट वाला काम इस मॉडल में नहीं है। नेक्स्ट है ब्रीफ, अच्छा डिस्क्रिप्शन है, वही चीज़ें जो मैंने डिस्कस की है पीछे सेम है। रिक्वायरमेंट गैदर करोगे, मोस्ट क्रूशियल फेज़, सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है। मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए, गलती से आपने कुछ गलत समझ लिया और आपने कुछ और डेवलप कर दिया उस चीज़ का मतलब कुछ समझ के, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। वैलिडेशन टाइम पे बहुत सारे इशू आ सकते हैं अगर आपने गलत चीज़ें समझी और गलत तरीके से बना दिया तो, ठीक है ना। कोई मान लिया कोई गाड़ी बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर में बार बार एरर्स आ जाती है, तो वो टेस्टिंग टाइम पे बहुत दिक्कत कर जाएगी। वैलिडेशन सही होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेफिनेशन मस्ट बी डिटेल्ड एंड एक्यूरेट, वो सेम थिंग, डिटेल एक्यूरेट होनी चाहिए और एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। एम्बिगुअस होती है कन्फ्यूजिंग चीज़ें, कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये काम इस तरीके से होगा या इस तरीके से होगा, या रिक्वायरमेंट क्या थी, किस लैंग्वेज के लिए कहा गया था, सॉफ्टवेयर फ़ोन के लिए बनाना है, टैबलेट के लिए बनाना है, किस तरीके का सॉफ्टवेयर है वो। नेक्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन सो द एंड प्रोडक्ट मीट इस स्पेसिफिकेशन। सेम थिंग जो हमने की है कि भाई बहुत ही अच्छे से समझना ज़रूरी है, ताकि लास्ट में आपको क्या मिले, स्पेसिफिकेशन मिल जाए, कि क्लियर कट आपको आइडिया मिल जाए। डिज़ाइन फेस, डिज़ाइन में क्या है, रिक्वायरमेंट आपने यूज़र से ले ली है, अब आप क्या करो, उसके ऊपर डिज़ाइन बनाना। यानी कि जैसे आप वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हो, जो वेब वाला है, तो जैसे आपने यूज़र से ले लिया कि आपकी इस वेबसाइट इस तरीके की बननी चाहिए, जिसके अंदर इतने मेनू होंगे और मेनू पे होगा आपके क्या 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 इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो डिज़ाइन वाला पार्ट है। जो वेब डिज़ाइनिंग पढ़ रहे हो आप, वो डिज़ाइनिंग में है कि उसके, और ये तो वेब डिज़ाइनिंग है। वैसे सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग है तो उसके अंदर क्या क्या आउटलुक होगा, बाहर क्या चीज़ें दिखेंगी, कौन सा बटन बनेगा, कितने आपके पास विंडोज़ बनेगी, ऐसे जो विंडो दिखती है, जैसे यही वाला विंडो खुली हुई है जैम बोर्ड की, तो इसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हर जगह है, तो कौन कौन से डिज़ाइन फेज़ में कौन कौन से ऑप्शन होंगे, सिर्फ इतना बाहर दिखने वाली चीज़ें बताई जाती हैं। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट आर ब्रोकन डाउन इनटू द लॉजिकल मॉड्यूल्स एंड फॉर द केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर एवरी मॉड्यूल आर आइडेंटिफाइड एंड डिजाइन अकॉर्डिंगली। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और रिक्वायरमेंट भी आइडेंटिफाई की जाती है, यानी कि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो एक तरह से, तो उसमें आप ये देखोगे कौन से वाले हार्डवेयर पे चलेगी। जैसे मोबाइल पे कोई वेबसाइट करे तो या सॉफ्टवेयर मोबाइल पे चल सकता है कि नहीं चल सकता, आपने देखा होगा ऐप सारी किस पे चलती है, मोबाइल पे चलती है, लेकिन डेस्कटॉप पे चलाना चाहो तो, या डेस्कटॉप की चीज़ें आप मोबाइल पे चलाना चाहो तो नहीं चलेगी, क्योंकि उनके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है उनको। तो डिज़ाइन में हमें ये भी डिफ़ाइन करना है कि कौन सा मॉड्यूल जो बनाना है और वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किस हार्डवेयर पे चलेगा डिज़ाइन, ठीक है।
आल्सो द इंटर रिलेशन बिटवीन लॉजिकल मॉड्यूल्स, हर एक मॉड्यूल्स के बीच में आपको रिलेशन क्या होगा, जैसे पहले कौन सा बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, इसकी आउटपुट उसके पास जाएगी, ठीक है ना। जैसे फेज़ होते हैं, आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, फाइनल किया, ऐसे ही 1 बाय 1 स्टेप बढ़ रहे हो स्टेप आप। बाय स्टेप। हाँ, तो फर्स्ट ईयर करे बिना आप सेकंड ईयर में नहीं जा सकते, ठीक है ना। इसको क्लियर करो। तो डायग्राम वगैरह, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, लॉजिकल मॉडल डेवलप, ये सब किस तरीके से मॉडल डेवलप होगा, लॉजिकली कैसे, ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा हर एक जो फेज़ है उसका। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने जो सब्जेक्ट पढ़े उनका अलग मोटिव था, अब सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो उनका अलग मोटिव है हर सब्जेक्ट का, कि आपको किस लिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे वेब डिज़ाइनिंग वाला है, वेबसाइट की वेब डिज़ाइनिंग करनी है आपको। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका क्या मोटिव है, हर सब्जेक्ट का एक मोटिव है। ऐसे ही हर फेज़ का मोटिव होगा। सब्जेक्ट का मोटिव क्या होगा, जैसे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्या है, रिक्वायरमेंट वगैरह क्या क्या फेजेज वगैरह आएंगे, वो सब आप डिटेल में समझ लो। फिर आपका C++ वाला है, क्या मोटिव है, कोडिंग वाला पार्ट, जो नेक्स्ट डिज़ाइन फेज़ आएगा आपका, ठीक है ना। इन शॉर्ट दिस फेज लेयर आर फंडामेंटल फॉर एक्चुअल प्रोग्रामिंग, ये वाला फेज इंपॉर्टेंट है किसके लिए, एक्चुअल प्रोग्रामिंग के लिए। और वह एक्चुअल प्रोग्रामिंग कहाँ होगी, अच्छा इसी में नेक्स्ट फिर कुछ चीज़ और है। इंटरमीडिएट स्टेप है बिटवीन रिक्वायरमेंट और कोडिंग के बीच में, वो तो हमें पता ही है। इसके अंदर आप क्या क्या एट्रीब्यूट डिसाइड करते हो, डाटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम डिटेल, कौन कौन से एल्गोरिथम बनाने वाले हो, आर्किटेक्चर क्या होगा, डाटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज होगा, इस तरीके से। यानी कि लिंक लिस्ट का यूज़ करोगे, स्टैक वगैरह यूज़ करोगे, या कौन सा MS SQL यूज़ करोगे, ओरेकल यूज़ करोगे, ये सब चीज़ें डाटाबेस के लिए। रिक्वायरमेंट ट्रांसलेटेड इन इजी वे रिप्रेजेंट यूजिंग द कोड कैन बी डन इफेक्टिवली, अगर इसमें रिक्वायरमेंट को आपने अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है, पता कर लिया है, तो आप आसानी से नेक्स्ट फेज़ पे जा सकते हो। और इसको डॉक्यूमेंटेड करना भी ज़रूरी है, ताकि आपको लिखित में पता रहे। कोई और नया नया कोई, मान लीजिए थोड़े दिन आपने प्रोजेक्ट पे काम किया और उसके बाद आपने जॉब छोड़ दी और कोई नया कोई आया, तो वो कैसे समझ पाएगा, वो समझ सके उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन करके रखनी होगी, ताकि नया कोई आए उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़े और फिर वो अपना काम स्टार्ट कर सके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फेज है हमारे पास कोडिंग। डिज़ाइन हो गया, अब कोडिंग करनी है। कोडिंग मीन्स जैसे C++ वाला जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, वो हेल्पफुल टू कोडिंग, या C पढ़ी है, या जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब कोडिंग फेज के लिए है। कोडिंग स्टेप इन विच डिज़ाइन इज ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन रीडेबल कोड, मशीन रीडेबल कोड में हम ट्रांसलेट करते हैं, आपको पता ही है C में, C++ में प्रोग्राम चलते हैं, उनसे आउटपुट आती है। डिज़ाइन इज डन सफिशिएंट डिटेल देन कोडिंग कैन बी डन इफेक्टिवली, डिज़ाइन फेज़ जितना अच्छा होगा कोडिंग भी आपकी उतनी अच्छी होगी, ये फेज़ उतना ही अच्छा डेवलप होगा, पीछे वाले के बेस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है इन दिस फेज़ सॉफ्टवेयर डिवाइडेड इनटू स्मॉल मॉड्यूल, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड होता है। प्रोग्राम्स तो खैर छोटे होते हैं, मॉड्यूल्स कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम हो जाएगा, और बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलके पूरा सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ठीक है ना। स्मॉल मॉड्यूल रेदर देन डू कोडिंग होल सॉफ्टवेयर, सारा सॉफ्टवेयर एक साथ बनाने की बजाय हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये मॉड्यूल बनेंगे, तो उनको मॉड्यूल कह रहे हैं हम। और इन मॉड्यूल्स को अलग अलग डेवलप कर लेते हैं और फिर इनको बाद में जोड़ देते हैं, ठीक है। मेक द स्ट्रक्चर होल सॉफ्टवेयर वही है, मेक ए क्लास कोड डू, बाद में इनको कनेक्ट कर देंगे हम। नेक्स्ट है टेस्टिंग, आपने बना लिया सॉफ्टवेयर, अब वो कितना यूजेबल है, कितनी उसके अंदर कोई गलतियाँ हुई है, उसको टेस्ट करना भी ज़रूरी है। यूज़र को देने से पहले आपको सारी टेस्टिंग करनी होगी, या फिर कुछ चीज़ें होती है यूज़र को देने के बाद भी टेस्टिंग चलती रहती है, वो हम पढ़ेंगे आपको डिटेल में टेस्टिंग फेज़ के अंदर, 4th यूनिट के अंदर। इन दिस स्टेज द बोथ इंडिविजुअल कंपोनेंट एंड द इंटीग्रेटेड होल आर मैथमेटिकली वेरीफाइड, एक एक कंपोनेंट को अलग अलग भी टेस्ट किया जाता है, फिर इनको साथ कनेक्ट करके भी टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना, ताकि सारा ओवरऑल काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं इस पेज पे तो सही हो रहा है, इस पे भी सही हो रहा है, अलग करते हैं, लेकिन जब सबको जोड़ा गया फाइनल में जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो कुछ तो गड़बड़ है बीच में, ठीक है ना। तो वो टेस्टिंग में चेक करेंगे हम। इन दिस फेज टेस्टिंग होल सॉफ्टवेयर पार्ट इनटू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, 2 फेज में डिवाइड करते हैं हम, हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर लेवल पे।
सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के लेवल पे जैसे भाई मोबाइल के लिए बनाया है तो मोबाइल पे प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा, या फिर उसके कितनी रैम चाहिएगी, कितना कुछ उसको जीबी हार्ड डिस्क मिनिमम चाहिए। जैसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो तो इतने 64 बिट का है, 44 बिट का है। आर्किटेक्चर में जो पढ़ोगे आपने एलओसी में पढ़ा है, एलओसी में सारा जो कुछ पढ़ा है वो आपका आर्किटेक्चर या हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें इंटरनल बताई गई है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मान लिया आपने कहीं इंटीजर सॉरी आपने कर दिया डबल यूज़, सी प्रोग्रामिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, डबल यूज़ कर दिया या लॉन्ग कर दिया यूज़, लॉन्ग डाटा टाइप यूज़ कर लिया, लेकिन आपके मशीन पे लॉन्ग जितना सपोर्ट करता ही नहीं है आर्किटेक्चर, आप कैसे उसके अंदर डाटा स्टोर करा दोगे। फिर क्या होगा, एरर्स आएंगी, जैसे सॉफ्टवेयर चला झट से बंद हो गया, बग्स आएंगी, एक्सेप्शंस आएंगी, जिनको हम सी के अगले C++ की अगले यूनिट्स में पढ़ेंगे। इनसाइड टेस्ट, आउटसाइड टेस्ट। इनसाइड टेस्ट होता है कि आप अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टेस्ट कर लेते हो, आपने कंपनी में हो या वहीं पे टेस्ट कर लिया सारा कुछ। एक होता है आउटसाइड, यानी कि यूज़र को थोड़े दिन दे दिया किसी को भी, 15 दिन आप 10 दिन चला के देखो और फिर जैसे सही चलता है नहीं चलता है उसके बारे में हमें रिव्यू दो, तो ये होता है आउटसाइड टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट होता है मेंटेनेंस। आपने बना के दे दिया है सॉफ्टवेयर, अब आपने क्या कहा 1 साल की वारंटी है, होता है ना ऐसे। तो वारंटी वगैरह क्या होती है, मेंटेनेंस कि इन चीज़ों की वारंटी है। अब इसके बीच कोई दिक्कत आती तो हम उसको हैंडल कर लेंगे, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना होगा कर देंगे, कोई बग्स आएगी हम कर देंगे। उसके बाद अगर आपको कोई चेंजमेंट करवाना पड़ेगा तो वो भी मेंटेनेंस में आता है। लेकिन 1 साल की वारंटी अगर आपने दी उसके बाद रहते तो आप कहते हो पैसे लगेंगे, दैट इज़ मेंटेनेंस। तो क्लाइंट साइट वगैरह ये सब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्टिविटीज़ ये सब पढ़ लेना, सब चीज़ें यही है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।